अफीम उनके मस्तिष्क में डाल रहे हैं और एक बड़ी आबादी के मस्तिष्क में अफीम डाल रहे हैं कि देखिए वहां पर हैक हुआ है, वोट को हैक किया गया। राहुल गांधी के कैकोफनी को तैयार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, चोरी हुआ, चोरी हुआ, चोरी हुआ। आप ये नहीं कर रहे हैं कि 27 लाख वोट जो रुका है वो 27 लाख में से हो सकता है कि 5 लाख बीजेपी के भी हो, 5 लाख कांग्रेस के भी हो, 5 लाख वाम के भी हो, 5 लाख उनके भी हो, या हो सकता है मेजर संख्या टीएमसी की हो। ये मान करके प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं कि वो 27 लाख टीएमसी के थे। इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी देखिए। दूसरी प्रोफेसर मोहतरमा कहती हैं जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ वो तो इलेक्शन का उसको नाम नहीं दिया जा सकता। मैं इनके बारे में क्या कहूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। इतिहास की अध्यापिका रही हैं, प्राध्यापिका रही हैं, माने हैं विश्वविद्यालय में, और मैं इनको बड़ी करीब से जानता हूं। मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जानते हैं इनको खूब बढ़िया से, ये कितनी बड़ी इतिहासवेत्ता है। ये सब शामिल थी राम मंदिर के पिटीशन में, 40 लोग गए थे और उसमें इनकी जो आका थी श्रीमती थापर, सुश्री, उन्होंने शादी तो नहीं की थी, सुश्री थापर, तो थापर भी थी। थापर को भी अदालत ने पूछा था आर यू हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट? शी सेड आई एम नॉट आर्कियोलॉजिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं, यू आर हिस्टोरियन। हिस्टोरियन की तो आवश्यकता नहीं है, यहां तो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य चाहिए हमें। भाग गई हुई। अरे सोशियोलॉजिस्ट पहुंच गई थी वहां पर राम मंदिर के मुद्दे पर। सोशियोलॉजिस्ट जिनका कोई लेना देना नहीं, बस इकोसिस्टम को खड़ा करना है, उस इको चैम्बर को स्ट्रांग बनाए रखना है। सोशियोलॉजिस्ट नंदिता दास, कोई इकोनॉमिस्ट, ये पहुंच गई थी उस 40 में। और हर्ष मंदर, ये मंदिर, वो मंदिर, सब तो बाकी लोग तो जो जितने थे तो थे, लेकिन 40 लोगों में सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट कोई नहीं। और जब कोर्ट ने पूछा कि इसमें आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, कोई जवाब नहीं। तो इनकी बौद्धिक बेईमानी पूरे जग ने देख लिया है, फिर भी इनकी हिमाकत देखिए कि कितने डंके की चोट पर कैमरे पर आकर के बैठ करके कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ उसे चुनाव तो नहीं कहा जा सकता है। देखिए, उसे चुनाव तो नहीं कहा जा सकता है। मतलब ये स्टूडेंट के मन में, ये प्राध्यापिका रही हैं, ये स्टूडेंट के मन में, यंगस्टर्स के मन में अगर प्रोफेसर ये बात बोलेंगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। रणनीति ये है, स्ट्रैटेजी ये है कि प्रोफेसर के मुखारबिन से ये कहलवाया जाए कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता। और 27 लाख के बारे में इस तरह से नैरेटिव को फ्लोट किया जाए ताकि एक प्रोफेसर बोल रहे हैं, प्रोफेसर तो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, इस तरह के आपको आर्गुमेंट सुनने सुनाने को मिलेंगे पब्लिक डोमेन में। असल में इनकी पीड़ा है मोदी की उस तस्वीर से जो घुटने के बल झुक करके जनता के सामने खड़े हैं। इनकी पीड़ा है कि मोदी ऑक्सफोर्ड तो नहीं गया, मोदी हमारे यहाँ का जो विश्वविद्यालय है उसमें तो नहीं गया। और कोई आवश्यकता नहीं मोदी को ऑक्सफोर्ड जाने की और मोदी को कैम्ब्रिज जाने की। एप्स्टीन फाइल में अगर है नाम तो आने दीजिए ना, आएगा। उनकी जिंदगी को बर्बाद होने दीजिए ना, होगा। करिए ना, लाइए ना, ले आइए एप्स्टीन फाइल, कौन रोक रहा है आपको? लाइए एप्स्टीन फाइल, पब्लिक कर दीजिए। आजकल तो चलिए लेगेसी मीडिया है, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया पे ले आइए, डाल दीजिए अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो डालिए ना, क्यों नहीं डाल रहे? आप नहीं डालते। अरे भाई, मैंने कहा कि भाई आप बिल गेट्स से क्यों मिल रहे हैं? मैंने मोदी जी को सवाल पूछा, मैंने मोदी को सवाल पूछा, आप बिल गेट्स से क्यों मिल रहे हैं? क्यों आप वैक्सीन के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं कोविड के इंसेप्शन के बारे में? मैंने पूछा नहीं, मैंने संदेश भी पहुंचाया। मेरे जितने सूत्र हैं उनके माध्यम से संदेशा पहुंचाया और 2-3 दिन के बाद भारत सरकार ने पूछा, भारत सरकार ने पूछा कि ओरिजिन ऑफ जो कोविड है, पेंडेमिक है, इस पर सवाल उठना चाहिए। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये। तो मैं तो पूछता हूं सवाल, आपको पूछना नहीं है। क्यों? आपको एजेंडा चलाना है। हमें तो कोई मोदी से कोई न बैर है ना ही दोस्ती है, कुछ नहीं है। जहां मुझे सवाल लगता है पूछना चाहिए, ईमानदारी से पूछता हूं। आपको पूछना नहीं है, आपको एजेंडा चलाना है। अब तब वाले पत्रकार इसीलिए फंस रहे हैं।
उनको अपने अंदर जो दाग है वो दिखाई नहीं पड़ रहे। दूसरे के दाग में उनको लग रहा है कि उसकी चर्चा शुरू कर दो। अब क्या? अब तो सब कुछ लुट गया जी। अब तो 76% पे आ गया जी। जो एक दुर्ग था बंगाल का, वो लुट गया। अब क्या? अब क्या? तमिलनाडु में हमने सोचा था कि हम बचेंगे, लेकिन तमिलनाडु में कोई और लेके चला गया। अब क्या? तो एक समय एक जगह एक प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास जो है वो विजन की कमी है, वो थोड़ा कह रहे हैं। तो एक प्रोफेसर साहब हैं हिंदी के, जो प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने वो हिंदी के जो प्रोफेसर साहब हैं, हिंदी पढ़ाते हैं वो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को इंक्लूसिव आइडिया के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ये नहीं चलेगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी भागीदारी। कभी आप इस पे आते हैं, कभी अगड़ा पर आते हैं, कभी कुचड़ा पर आते हैं, कभी ओबीसी पर आते हैं, कभी इस पर आते हैं। ये नैरेटिव जो चल रहा है अपोजिशन का, वो किसी काम का नहीं है। चलिए, कम से कम ये बात निकली तो सही। अरे, अपनी कमजोरियों पर चर्चा कीजिए। परिवारवादी राजनीति इस देश को मजबूत विपक्ष नहीं दे सकता है। प्रोफेसर साहब समझ लीजिए, गड़बड़ी मोदी में नहीं है, गड़बड़ी संघ में नहीं है, गड़बड़ी आपके घोड़े में है। घोड़े की गड़बड़ी तलाशिए। उद्धव और उद्धव का बेटा, शरद पवार उनकी पुत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव का पूरा कुनबा, तेजस्वी यादव पूरा कुनबा, लालू यादव पूरा कुनबा, स्टालिन पूरा कुनबा, और अब तो केजरीवाल भी चला उसी राह पर। और आप कह रहे हैं कि इस अपोजिशन को जनता का समर्थन मिल जाना चाहिए। आप, और अगर इस अपोजिशन को जनता का समर्थन मिल रहा है, तो मान के चलिए तब भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। तब भारत की डेमोक्रेसी निश्चित रूप से खतरे में आ जाएगी। अगर ऐसे लीडरों के ऊपर भारत की जनता ने भरोसा जता दिया, तो डेमोक्रेसी खतरे में है। मोदी किसी परिवार से नहीं आया है। मोदी अपने पार्टी के अंदर एल्बो पॉलिटिक्स करते हुए, एल्बो पॉलिटिक्स का मतलब है कि भीड़ में वो एक अपनी बाह को ऐसे वैसे करते हुए आगे बढ़ा है। ठीक है, उसमें आपने कई प्रतिद्वंदियों को वो पिछाड़ा होगा, कई कई पर छाती पर पैर रख के आगे बढ़ गया होगा, आपकी भाषा में। ऐसा किया नहीं है मोदी। लेकिन आपकी तरह से अगर माने, अरे सबको खत्म कर दिया, सबको डुबो दिया, कोई चू नहीं बोलता है, डिक्टेटर हो गया है, तो ये हो गया, सारी बात में मान लिया आपकी। फिर भी वो इलेक्ट होकर के आया है, चुनाव लड़के आया है। इसी पार्टी ने चुना उसे। ठीक है, चुनने पर मजबूर कर दिया वो अलग बात है, लेकिन चुनने की प्रक्रिया तो हुई। आज वहां पे नितिन नवीन की चर्चा हो रही थी, बाकी नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा ही सही, कोई भूमिका नहीं, एक अनजान सा एक नौजवान, 46 साल का नौजवान लड़का, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसकी इज्जत दी जा रही है वहां पर। हाँ ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अरे वो औरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो नाम का है। मैं भी मानता हूं कि वो नाम का अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी मोदी चुनाव जीत कर आए हैं। कम से कम ये स्वीकार कीजिए। और अगर चर्चा ही करनी है, तो इनकी जो अच्छाई है उनसे सीखिए। प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि इनके पास एक पर्सपेक्टिव है जो 100 वर्ष का है, 200 वर्ष का है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद का, जो भी कह लीजिए आप, पर्सपेक्टिव है। आपके पास पर्सपेक्टिव नहीं है, तो पर्सपेक्टिव कौन बनाएगा? ये अब तब वाले पत्रकार बनाएंगे, और वो बनाएंगे जो बेटा को नहीं मिला तो दूसरा भाई बगावत कर दिया, हमको मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, हम 56 सीट लेकर के आए हैं, हम धोखा दे देंगे। ऐसे लोग बनेंगे क्या? भतीजा टूट गया ने हम अपनी बेटी को बना देंगे, सनातन को डेंगू कहेंगे, मलेरिया कहेंगे। अपने गिरेबान में वकील साहब, प्रोफेसर साहब और पत्रकार साहब झांकना शुरू कीजिए। और अगर इस देश को बचाने की वाकई में चिंता है, तो इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए जहां जा रहा है, अपने आप को ठीक कर लीजिए। अपोजिशन को बोलिए, राहुल गांधी को आज हटा दे सीन से, हटा दीजिए तेजस्वी यादव को, उसकी पार्टी में नए नेता को आइए, फिर खड़ा होगा अपोजिशन को। जनता का समर्थन मिलना चाहिए, मिले। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, परिवार पर क्यों केंद्रित है? हालांकि मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इन सब में बेटर है, बेटर नेता है, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन चूंकि वो परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको पीछे होना चाहिए, बड़े को आगे करके करना चाहिए। हास्य पर रहे कुछ दिन, नहीं करेंगे। अंदर खाने आत्ममंथन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार।